नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमारा ये जो काफिला है ये बहुत लंबा सफ़र तय करके करीब अब 1500 किलोमीटर हो गए हैं। ये सफ़र तय करते हुए कानपुर शहर पहुंचा हुआ है। आज की हमारी दिन भर की रिपोर्ट हालांकि कानपुर देहात पर होगी, लेकिन ज़रा आपको ये इमारत दिखा दूं मेरे पीछे। ये इमारत अब लगभग खंडहर जैसी हो गई है, लेकिन फिर भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भव्य रही होगी अपने समय में। सन 1876 की इमारत है। इसको कहते हैं कानपुर की मशहूर लाल इमली फैक्ट्री। ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो कि PSU है। ये टेक्सटाइल्स बनाते हैं सिविलियंस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, और जो ब्रांड है उसका नाम है लाल इमली और धारीवाल। 1876 में, जैसे हमने बताया, सर अलेक्जेंडर मैकरॉबर्ट ने इसको बनाया था। बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन 1981 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि ये सरकारी कंपनी बन गई। सन 89 से ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं रही है, और शायद यही कुछ यहाँ पर अगर आप कानपुर के लोगों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि जिस तरीके से ये इमारत धीरे धीरे खंडहर होती चली जा रही है और एक इतिहास बयान करती है कि कभी कितनी बुलंद रही होगी, उसी तरीके से कुछ शहर का हाल है कि देख करके आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट क्या हुआ करता होगा अपने समय में। चुनावी मुद्दे हैं, राजनीतिक वायदे चलते रहेंगे, सारी रिपोर्ट्स आप तक लाएंगे। कानपुर पर हमारा एक विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जो मत हैं वो किस चीज़ पर है, मुद्दे क्या हैं ग्रामीणों के। तो एक तो जो सबसे प्रमुख चीज़ हमें पता चली वो ये है कि जो मवेशी हैं वो खेतों में घुस जाते हैं और किसान जितना भी अपना खेत में जो भी बुआई करता है उसका लाभ पा ही नहीं सकता, और उसका कारण इसलिए है कि उसमें मवेशी चर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत ही बड़ा। जहां हम गए ग्रामीण क्षेत्र में वहां इस बारे में बात हुई। इसके अलावा सारी बहस दो मुद्दों पर केंद्रित है। एक कि बेरोजगारी बहुत है और ये पक्ष रखने वाले अमूमन अखिलेश यादव के समर्थक मिलते हैं, और दो कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई और ये लोग अक्सर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए दिखते हैं। तो आप अपने आप को किस तरफ पाते हैं? एक आदर्श रूप से तो ये होना चाहिए कि बेरोजगारी भी दूर हो जाए और कानून व्यवस्था भी बनी रहे, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल एकदम बीच में दो फाड़ हुआ है कि एक तरफ के लोग एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं एक मुद्दे पर, और दूसरी तरफ के लोग एक दूसरी चीज़ का हवाला दे रहे हैं, जबकि दोनों ही ज़रूरी हैं। तो यही है आज हमारा सवाल कि क्या यूपी की लड़ाई इन दो बड़े प्रमुख मुद्दों पर, बेरोजगारी और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर आकर के टिकी है इन बाकी के चरणों के लिए। स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं अनुभव चक, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। देश रतन निगम, आप बीजेपी समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। धर्मवीर चौधरी, प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। और अभिषेक सोम, नेता समाजवादी पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं अनुभव जी से। अनुभव जी, मुझे आप ये बताइए कि बेरोजगारी का मुद्दा और कानून व्यवस्था का मुद्दा दोनों ही ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं देखता हूं चाहे वो बीजेपी समर्थक हों या वो लोग हों जो कि बीजेपी को पसंद करते हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हों, सब एक चीज़ बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं, ख़ासतौर से ग्रामीण इलाकों में, कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई। लेकिन जो दूसरा मुद्दा उठाया जा रहा है वो भी तो ज़रूरी है, बेरोजगारी। नहीं, देखिए संकेत जी, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की आप कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार इस तरीके से हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाए उस दिशा में प्रयास करा है। और जो बात आप सुरक्षा की कर रहे हैं, कानून व्यवस्था ये कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है उसको ये पता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में उसने कैसे दुर्दिन देखे थे, घर से बाहर निकलने में उसको कितना डर लगता था, कैसे बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता था, बलात्कार तक की घटनाएं हो जाती थी और उनको कोई सुनने वाला नहीं होता था। इसलिए
दोनों ही मुद्दे आवश्यक है, लेकिन हमारा फोकस पूरी तरीके से ये है कि कानून व्यवस्था जो योगी सरकार के अंदर दुरुस्त रही, जिसमें बड़े बड़े माफिया थरथराते दिखाई दिए, जो मूछे ऐंठते घूमते दिखाई देते थे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जो उत्तर प्रदेश को चलाया करते थे, अपने उंगलियों के इशारे पर नचाया करते थे, उनको उत्तर प्रदेश पंजाब की जेल से वापस आने में डर लगता दिखाई दिया, व्हील चेयर पे दिखाई दिए। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको देखा कि कैसे अतीक और मुख्तार के समर्थक भी जो थे उनके घरों पे बुलडोजर चला है। सुरक्षा, जब हम सुरक्षित होंगे उसके बाद ही हम चाहे रोजगार हो चाहे विकास हो उस दिशा में बात कर पाएंगे, सोच पाएंगे। इसलिए सुरक्षा एक वाकई में बहुत अहम मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी और हम नहीं, वो आपकी बात सही है, सुरक्षा सर्वोपरि। लेकिन दिक्कत ये है अनुभव चक जी, सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन सुरक्षा से आगे भी मेरा ये कहना है कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं बहुत सुरक्षित हूँ लेकिन मैं बेरोज़गार हूँ, तो ठीक है, मैं इसी चीज़ का शुक्र मनाऊँ क्या कि मैं ज़िंदा हूँ, कहीं मैं मर ना गया होता। अभिषेक सोम, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, ये ऐसा क्यों है कि यही दो प्रमुख मुद्दे बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ हिंदू मुस्लिम टाइप की बातें होती हैं, लेकिन अगर आप गांव देहात में लोगों से बात करें तो जो वाद विवाद होता भी है, चाय की स्टॉल पर बैठ करके या फिर एक किनारे पे एक मोड़ पर बैठ करके, एक चौराहे पे बैठ करके, वो यही दो प्रमुख मुद्दे हैं कि देखो कानून। अभी कानपुर देहात से हम आ रहे हैं जिसमें एक भाई साहब का ये कहना था कि पहले लोग अपनी बाइक जो है वो गांव में लेकर के जब अकबरपुर में जाते थे तो इंतज़ार करते थे कि कोई बड़ी गाड़ी आ जाए उसके पीछे पीछे लगा लें, नहीं तो अकेले आने में बड़ा डर लगता था। और आज की डेट में वो बेखौफ होकर के आ रहे हैं। हालांकि उसी के साथ साथ वो ये भी बोल गए, हाँ भाई बेरोज़गारी तो बहुत है, और ये जो आवारा पशु हैं ये मुद्दा भी बहुत परेशान करने वाला है। सारी लड़ाई गांव ग्रामीण इलाकों में इन्हीं चीज़ों पर है। देखिए संकेत जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियां जिम्मेदार है। आप देख लीजिए, किसान को इस देश की सबसे महंगी बिजली दी जाती है ना, और किसान को कुचला भी जाता है। नौजवान के पास कोई रोजगार नहीं है, उधर जो फसल है उसको मवेशी उस चीज को लेकर उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, ऊपर से ये कहते हैं कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करा है और उत्तर प्रदेश में क्राइम रेशो घटा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को जो निर्दोष थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। चुनाव में आप देख लीजिए, मेरठ के सरगना में गोपाल सिंह सोम की चुनाव के बीच में हत्या कर दी गई। उस बेचारे का कौन सा दोष था? विवेक तिवारी क्या बहुत बड़ा अपराधी था या संगठित अपराध चलाता था? उसका गिरोह का सदस्य था, जो उसकी पुलिस ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं ये सब एक दिखावा है, छल है। एनसीआर भी क्या झूठ बोल रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सच बोल रहे हैं और एनसीआर भी झूठ बोल रही है। बड़ी शर्म आती है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ संकेत जी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा उनके साथ अत्याचार हुआ है। और ये जो सरकार बन रही है, ये सुनिश्चित हो चुका है कि हम समाजवादी सरकार बनने जा रही है। ये किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की, गरीबों की हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों के लिए काम करने के लिए। चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। चौधरी जी देखिए, ऐसा है, आपको लगता है तमाम सब चीजों के लिए एक सेकंड, रोजगार या कानून व्यवस्था, ये एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी जी, पहले धर्मवीर चौधरी जी, रोजगार या कानून व्यवस्था, ये या की जगह और क्यों नहीं हो सकता? रोजगार और कानून व्यवस्था। संकेत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था और रोजगार दोनों ही चाहिए। आज इस प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को याद किया जा रहा है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है उसमें दिन दहाड़े मंत्री के प्रस्तावक को गोलियों से भून दिया जाता है। और अगर इस प्रदेश में, इस देश में कानून व्यवस्था को तार-तार करने का काम किया है तो स्वयं योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिन पर 302 के मुकदमे दर्ज थे और उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। आज जो गृह राज्य मंत्री पीटा है और गृह राज्य मंत्री खुद नेम्ड FIR में है,
और वो कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि 30 से ज्यादा विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो कानून व्यवस्था का रखवाला कौन है? जब गोरखपुर में एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, गोलियों से खून किया जाता है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, आवाज नहीं आएगी ऐसे। 14 करोड़ बेरोजगार देश में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है बायलॉ की भर्तियों को भी नहीं भर पाई है। तो ये जो कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार चाहिए नहीं, इस तरीके से बात नहीं, इस तरीके से बात नहीं, एक एक करके बात करिए प्लीज। उच्चतम न्यूनतम मूल्य है उसकी एक एक करके, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। इस तरीके से एक के ऊपर एक नहीं बोला जा सकता। इस तरीके से नहीं, मैं ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। एक सेकंड, मैं देश रतन निगम जी के पास जाऊंगा। देश रतन निगम जी, इस तरीके से बहस नहीं होगी, ऐसा बहस नहीं, एक के ऊपर एक बोल करके बहस नहीं। देश रतन निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, अब सिर्फ देश रतन निगम जी बोलें। धर्मेंद्र चौधरी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, दूंगा आपको समय, लेकिन अभी देश रतन निगम, आप मुझे ये बताइए देश रतन जी कि सिर्फ कानून व्यवस्था का हवाला दे करके आपको लगता है कि खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, ये उसका अनडाउटेडली जितना हमने अभी टूर किया उसमें एक प्लस पॉइंट दिखता है कि एक छवि चली गई है कि अभी इस सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है पहले से, लेकिन आपको लगता है ये अकेला काफ़ी है? हाँ संकेत जी, पहले तो मैं बता दूं, आप शायद उसी जगह खड़े हैं जहां मैं टहलता था। ये मेरा गृह क्षेत्र है कानपुर, और ये सिविल लाइंस का इलाका है पीछे पूरा। हाँ, आप तो कानपुर से हैं, ये तो आपने कई बार बताया हुआ है। हाँ, मॉर्निंग वॉक का हमारा इलाका हुआ करता था, और ये बिल्डिंग बहुत ही आलीशान बिल्डिंग थी किसी समय। और लाल इमली का जो पेड़, तो बचाइए अपनी लाल इमली को, लाल इमली बर्बाद हो रही है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट का क्या हो रहा है आपके शहर में? वो अभी नहीं, वो आज से 25-30 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, उससे पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए जब कानून व्यवस्था और शांति रहती है तो व्यापार फलता फूलता है। सरकारी नौकरियां अभी अलग कर दीजिए, छोटे मोटे व्यापार फूलते हैं फलते हैं, उनसे बहुत बेरोजगार बढ़ता है। दूसरा मैं बताऊंगा, आप ही के चैनल पे CMI की एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने तुलनात्मक क्रिया करी थी, जिसमें कि 2016 के आंकड़े उन्होंने तय किए थे बेरोजगारी के, और आज जो यूपी में बेरोजगारी है उस पे, आज यूपी में 4.5% है, उस वक्त 17.5% होती थी, पैंडेमिक के वक्त में बढ़ी थी, लेकिन ये गिर के दर अब 4.5% हो गई है। CMI है जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सरकारी एजेंसी नहीं है। तो ये दोनों चीजें, कानून व्यवस्था और अनएम्प्लॉयमेंट का जो बात करें, दोनों साथ साथ चलते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जब तक शांति व्यवस्था का, और ये सर्वविदित है, ये स्थापित हो चुका है कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था रहेगी तो लोग अपने व्यापार कर सकते हैं, छोटे मोटे व्यापार लगा सकते हैं, बड़े व्यापार भी कर सकते हैं। वरना अगर कानून व्यवस्था होती है, ना निवेश आता है, ना लोग पैसे खर्च करना चाहते हैं, ना उससे लोगों में रोजगार बढ़ता है। तो ये दोनों मुद्दों को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा, मैं मायावती के वक्त को मैं जरूर अच्छा मानता हूँ, लेकिन आज उससे बेहतर स्थिति है। मायावती के वक्त भी एक अच्छी कानून व्यवस्था होती थी उत्तर प्रदेश में, और आज भी, लेकिन जो माफिया राज समाजवादी पार्टी के वक्त में था, उसमें जो NCRB की डाटा की बात कर रहे हैं मिस्टर सोम, मैं बता दूं, मेरे सामने सारा डाटा रखा हुआ है। विमेन के खिलाफ 46% क्राइम रेट कम हुआ है, 21% ड्रॉप हैरेसमेंट केसेस अगेंस्ट वुमेन कम हुए हैं। और आप जो टॉप 3 स्टेट्स आते हैं क्राइम में, वो है केरला, तमिलनाडु और दिल्ली, और यूपी का नंबर कभी 25वें 26वें स्थान पे कई सारे उस पे आता है। तो मैं आपको ये कानून व्यवस्था की स्थिति जो आप बता रहे हैं वो भी अच्छी है, और बेरोजगारी की स्थिति जो पैंडेमिक में खराब हुई थी, धीमे धीमे और सुधरती जा रही है। दुनिया के हर देश ने सफर किया, चाहे वो कोई और भी सारे स्टेट्स हों, लेकिन धीमे धीमे स्थिति अच्छी। चौधरी जी, क्योंकि BSP के बारे में बात हुई, हाँ, ये चौधरी जी, क्योंकि BSP की बात हुई यहाँ पर, तो आप अपनी बात भी खत्म कर लें और इस पर जवाब भी दे दें। देखिए संकेत जी, पूरे देश में अगर किसी का लॉ एंड ऑर्डर याद किया जाता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का याद किया जाता है। हमारी 1 महीने की सरकार बनी हुआ था 2007 से 12 में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने वर्तमान के एक सांसद को छोटी सी गलती पर पुलिस बुलाकर अपने सरकारी निवास से जेल भिजवाने का काम किया था। और ये सरकार ऐसी है कि ये एक सरकार है जो कुलदीप सेंगर को बचाती है, और दूसरी सरकार है गायत्री प्रजापति को बचाती है।
ये चिन्मयानंद स्वामी को बचाते हैं, ये टैनी को बचाते हैं, उसके लड़के को बचाते हैं। तो ये इनका खोखला वादा है, ये सबके साथ सबका विकास का वादा उठाया लेते हैं, लेकिन ये कानून व्यवस्था फेल हो गई है सरकार, और रोजगार देने में भी सरकार डबल इंजन की फेल हो गई है। आप मुझे ये बताइए कि कानून व्यवस्था का बड़ा हवाला दे रही है बीजेपी कि हमने बड़ी दुरुस्त कर दी एकदम कानून व्यवस्था, तो ये अजय मिश्र ट्रेनी का किस्सा तो इसी कानून व्यवस्था में हुआ, और इसी कानून व्यवस्था में सेंगर का भी किस्सा हुआ, और भी तमाम किस्से हुए जिसमें आरोप ये लगे। एक सेकंड आरोप ये लगे कि आपने बीच बचाव और संरक्षण देने की भी कोशिश की, उसको भी क्या नहीं मिलनी चाहिए जमानत का अधिकार? नहीं भेजा गया तो आप ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बहुत एहसान कर दिया हो। वो भेजा इसलिए गया क्योंकि एसआईटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आई। नहीं, उसके लिए दोष किसका है? नहीं अनुभव जी ये नहीं देखिए, पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है अनुभव जी, पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है। ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि अदालत ने एक एसआईटी बनाई जी। आपका सवाल नहीं सुना। लखीमपुर की कार्रवाई इसलिए हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, निष्पक्ष जांच हुई। उससे पहले तो आरोप यही लग रहे थे ना, कितना टाइम ले रही थी पुलिस प्रक्रिया में। पहले एक नोटिस चस्पा हो रहा है, दूसरा हो रहा है, धीरे धीरे प्रक्रिया का पालन हो रहा है। साथ ही पार्टी के चाहे बसपा के हो चाहे सपा के हो, तो बहुजन समाज पार्टी प्रवक्ता से पूछ रहे तो जेल के अंदर सीएमओ की हत्या किसके कार्यकाल में हुई थी? और समाजवादी पार्टी के नेता जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो उनसे पूछा जाता है आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम किसने करा था? किसके शासन में? मेरा अनुभव जी सीधा सवाल है मेरा, मेरा सवाल सुन लीजिए, इधर उधर डाइवर्ट मत होइए। मेरा सीधा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, तो आपसे भी 4 सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर इतनी दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो फिर आप अपने ही लोगों का संरक्षण करते हुए क्यों दिखते हैं कि जब तक अदालत ना बोल दे तब तक कार्रवाई तक नहीं होती? ऐसी प्रक्रिया लखीमपुर में पालन हो रही थी कि हफ्तों तक कोई एक्शन ही नहीं था। अरे हाथरस की बेटी को क्यों मिट्टी का तेल जला के मार डाला? आपका अपना नजरिया हो सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच हम आप जाते हैं वो बताते हैं कि शासन किसका बेहतर है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप डे टू डे की अगर बात करें, एक छवि बनाने में आप शायद कामयाब हो गए हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछना जरूरी है। हाथरस का कांड इसी सरकार में हुआ, लखीमपुर खीरी इसी सरकार में हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर इसी सरकार में हुआ। तो छवि बनाने का काम तो समाजवादी पार्टी ने भी करा था कि नई सपा है, नई हवा है। जनता के बीच में जब आपने कुछ काम करा होगा तभी जनता आपकी बात को स्वीकार करती है, आपके नारे पे विश्वास। अभिषेक सोम मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जब हम ये कहते हैं अभिषेक सोम जी, अब कुछ सवाल समाजवादी पार्टी से दिखाई देता है। हाँ, बीजेपी को आपने बहुत अच्छे से धो दिया, अब आपकी बात। कहने पे ऐसे विश्वास कर लेती है। अभिषेक जी एक सेकंड, अब अभिषेक जी से सवाल। हमने अनुभव चक जी से सवाल पूछ लिए, कानून व्यवस्था का उनका दावा हुआ, उनसे सवाल पूछे गए। अब आपसे सवाल, ऐसी कौन सी बेरोजगारी दूर कर दी थी समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 के बीच में, जो अब आप हवाला दे रहे हैं कि अब आप ठीक कर दें? ये जो आवारा मवेशी हैं, ये कोई आज से नहीं, पहले हो सकता है ये बढ़ गया हो अब, लेकिन ये दिक्कत पहले भी थी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने पहले कर दी थी जो अब नहीं हो रही है, जिसका आप वादा कर रहे हैं कि आगे आकर के आप कर देंगे? देखिए, पहले तो मैं सुरक्षा की बात करूंगा। डायल 100 हम लोगों का लाया हुआ है और उसको हम अपग्रेड करने जा रहे थे। स्कॉटलैंड पुलिस की उसका एक मॉडल तैयार करके हम डायल 100 को भी अपग्रेड कर रहे थे। और दूसरी बात, ये मवेशी वाली जो समस्या है, पहले हम लोगों ने इसके लिए एक तमाम तरह की योजनाएं, कामधेनु योजनाएं और तमाम किसानों से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिससे किसान को भी लाभ हो और उसकी आय में बढ़ोतरी की जा सके। पर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, वो अडानी अंबानी की सरकार है। किसानों को वो कहीं भी किसी तरह का फायदा ना पहुंचाकर। अभिषेक जी मेरा सवाल बस इतना है, राजनीति जो है वो जितना वास्तविकता का खेल है उतना ही छवि का भी खेल है। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जनता में ये छवि बनाने में कामयाब रही है कि उसने कानून व्यवस्था दुरुस्त की और आप नहीं कर पाए? ये एक छवि है। कुछ जगहों पर हो सकता है कंप्लीट पिक्चर ना हो, लेकिन गांव देहात में अक्सर बातचीत में, हम इतने दिनों से सड़क पर हैं, 1.5-2 हफ्ते से लगातार ये बात सुन रहे हैं कि हाँ भाई उनके मुकाबले कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर है।
इस छवि को, हो सकता है ये सच ना हो, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन राजनीति छवि का खेल है। अगर ऐसी छवि बन गई तो इसको आप किस तरीके से इसका जवाब देंगे? देखिए संकेत जी, मुझे लगता है सहारनपुर से लेके गाजीपुर तक, उधर बलिया तक, तमाम उधर गोरखपुर तक चले जाएं तो कोई ऐसा जिला, कोई ऐसी तहसील, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां किसी के मतलब किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ अत्याचार ना हुआ, थानों में सुनवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप अपने समय को बोलिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो सुनवाई है, एक एक करके, मेरे पास समय खत्म हो गया है, एक एक देखिए। अभिषेक सोम जी अपनी बात 10 सेकंड में खत्म कर लें। हाँ बिल्कुल। जब प्रशासन किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे तो जनता का विश्वास उठ जाता है। यहाँ पे थानेदार नहीं सुनता है, वहाँ पे कप्तान नहीं सुनता है, वहाँ पे एडीजी नहीं सुनते, तो लोग आप देख लीजिए मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो देहाती इलाका है वहाँ पर इन दोनों चीज़ों को, नौकरी, इम्तिहान ना होना, जिसके बाद परीक्षा ना होने की वजह से नौकरी ना निकलना, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। और एक वो आवारा मवेशी। इसके अलावा अगर कोई मुद्दा आता है, जैसे हिंदू मुसलमान आ गया, जैसे कुछ और आ गया, अब तक तो जमीन पर उसको लेकर के बहुत तूल पकड़ता हुआ मामला नहीं दिखता। तो इन मुद्दों पर कौन सी सरकार ज्यादा सफल रही है और किस पर जनता का ज्यादा विश्वास है, 10 मार्च को उसका नतीजा आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कानपुर देहात के अकबरपुर से हमने एक रिपोर्ट फाइल की, इन्हीं सब चीजों को लेकर के वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो एक कानपुर शहर है और एक है कानपुर देहात। हम हैं कानपुर देहात के अकबरपुर में, और यहाँ की राजनीति और शहर की राजनीति बहुत अलग अलग है। देहाती इलाकों में चीज़ों के क्या मायने हैं, क्या नहीं हैं, लोग किस तरीके से देखते हैं, उसको समझने के लिए आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि अभी चुनाव का सीज़न है, और चुनाव के सीज़न में जाहिर सी बात है जो जीतता है वो फिर आतिशबाजी करना चाहेगा। किसने ऑर्डर दिया है? अभी तो कुशवाहा साहब ने दिया है, राम प्रकाश कुशवाहा ने। हाँ, अच्छा, उन्होंने पहले ही दे दिया। हाँ, उनके आदमी दे गए ऑर्डर। मतलब उनको एहसास है कि वो जीतने वाले हैं। वो जीतेंगे, यहाँ वोट है उनका। मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ। और दूसरी चीज, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। कानपुर देहात में चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, एक भी कहीं भी एक ईंट नहीं लगाई गई है। ठीक, यहाँ पर जितने लोग थे उनका ये कहना था कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है गांव का वो है जानवर जो फसल खा जाते हैं। ये बात और इसमें राहत नहीं दी है सरकार ने। नहीं, ये बात सही है कि मौजूदा समय में अगर किसानों की केवल समस्या है तो वो केवल है ये आवारा जानवर। हाँ। इसके लिए अगर कोई व्यवस्था समुचित कदम सरकार उठा ले तो फिर भूतो ना भविष्यति, बीजेपी का कोई जोड़ नहीं। ये सरकार ने किया क्या है 5 साल में? व्यापार सब खत्म हो गए, व्यापार बचा नहीं है, और कोई विकास हुआ नहीं है। हर आदमी परेशान है, और किसान आदमी ज़्यादा परेशान है क्योंकि सारी फसल जो है सब नष्ट हुई जा रही है। ये सरकार में क्या मिला है? 5 साल में कोई रोजगार तो मिला नहीं है। आप किसी को कुछ नहीं कहोगे फिर भी मुकदमे लग जाएंगे। और रैली के लिए जा रहे हैं सबके सब। अखिलेश यादव की रैली के लिए ट्रैक्टर भर के जा रहा है। ये जितने ट्रैक्टर से डीसीएम से बस से जा रही, ये सब 200 रुपए 300 रुपए में ये सब जा रहे हैं किराए के। हाँ, किराए के टट्टू हैं 200 300 क्वार्टर, कहीं मछली कहीं मुर्गा, इसीलिए वो जा रहे हैं। एक ही बाजार में अलग अलग बातें, कुछ नहीं है। कोई दोस्तों यहाँ पर बहुत ही थोड़ी भीड़ हुई थी। प्रधानमंत्री जी आए तब भी थोड़ी भीड़ हुई थी यहाँ पर। प्रधानमंत्री हर जनपद से 100 रुपए में आए थे सारे लोग, मुझे पता है। किसानों को रौंदने वाले मंत्री जी,
रौंदे वाले मंत्री जी, ये बहस तो अब उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी। तो आज लखनऊ में मायावती ने एक रैली की, उसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला है। आइए आपको अब जल्दी से सुना दें कि उन्होंने क्या बोला। कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी वर्तमान भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं पंजाब, जहां पर भी चुनाव की एकदम सरगर्मी जो है वो एकदम जोरों शोरों पर है। और यहां पर अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जालंधर कैंट पर ने एक रोड शो किया जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शामिल हैं। इससे पहले केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ने रविदास जयंती के मौके पर संत गुरु रविदास धाम का दौरा किया और इसके बाद वो जालंधर में रोड शो में भी जुटे हुए दिखे।